जिन्होंने कभी कभी हल्का फुल्का टेक्निकल एनालिसिस कभी समझा होता है या सीखा होता है, या फंडामेंटल एनालिसिस या तो समझा होता है या सीखा होता है, या उनको लगता है कि उन्होंने सीख लिया है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और उससे होने वाली मिस्टेक बहुत महंगी पड़ सकती है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं कि उनको आता है, और उस कारण वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्पेशली इक्विटीज या शेयर मार्केट में लगाते हैं। आज की वीडियो आपको इंसाइट्स देगी कि फंडामेंटल एनालिसिस का मिथ कैसे पैदा हुआ और उसके अंदर की क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको कुछ कुछ उसके बारे में समझ आएगा। ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या उससे प्रभावित होने वाले जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे कमोडिटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, या कमोडिटी में भी प्रेशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड सिल्वर की मार्केट है, या ऑयल की मार्केट है यानी कि एनर्जी मेटल्स की या एनर्जी कमोडिटीज की, या अदर अलाइड कमोडिटीज जैसे कि कॉपर है, आयरन है, स्टील है या एल्यूमिनियम है, ये सारी जितनी भी मार्केट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, या इवन इंटरेस्ट रेट की मार्केट है, ये सब मार्केट की जो समझ है उसका अगर समझ का एक पिरामिड बनाया जाए तो समझ के पिरामिड में 99% जो लोग मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में बैठे मिलेंगे। यानी कि ये वो लोग हैं जिनको वाकई में मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आती है। यानी कि 99% लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट या अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मिलेंगे। जो सेंटर ऑफ द पिरामिड है वहां पे जो रिमेनिंग 1% है ना, उनके 99% लोग मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिनको कुछ कुछ वाकई में समझ है, या हो सकता है इनका लिंक्स बहुत स्ट्रांग हैं, यानी कि ये कहीं एलीट लॉबी क्लास के लोग हैं। और फिर 1% के जो टॉप 1% जो लोग हैं, यानी कि 1% का 1% जो टॉप ऑफ द पिरामिड में है, ये वो लोग हैं जहां से मार्केट शुरू होती है। जहां से मार्केट शुरू होती है वहां पे हम और आप तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो मार्केट चलाने वाले कोई और लोग हैं। मगर जो 1% के 99% लोग हैं जिनको मार्केट वाकई में समझ आती है, या जिनके अच्छे लॉबी में लिंक्स हैं, यानी कि वो सेंटर ऑफ द पिरामिड या जो मिडल ऑफ द पिरामिड में, वहां पे आपको एपिसोड नंबर 6 देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में मार्केट समझ आती है। क्योंकि मार्केट जहां से पैदा होती है, जहां से शुरू होती है, वो 1% के 1% जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वहां से शुरू होती है। मगर वहां तक पहुंचना नामुमकिन है जब तक हम खुद अंबानीज ना हो, हम खुद अदानीज ना हो, या हम खुद ट्रंप ना हो, या हम खुद मिनिस्ट्री लेवल पे ना बैठे हो, वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ द पिरामिड है, यानी कि 1% के जो 99% जो लोग हैं, यानी कि वो मार्केट की जो समझ रखने वाले, जहां से फ्लो ऑफ मनी होता है, वो फ्लो ऑफ मनी बैंक्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो लोग जो डेरिवेटिव डीलिंग करते हैं वहां से शुरू होती है। और इसके लिए एपिसोड नंबर 6 देखना अनिवार्य है, जरूरी है। तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स कहां से शुरू होती है। और फिर जो बॉटम मोस्ट ऑफ द पिरामिड है, यानी कि 99% जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स, वो यानी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स या नॉलेज अबाउट द मार्केट्स में है। अभी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं, यानी कि जो 99% जो लोग हैं, इनमें से 99% लोग फर्दर, यानी कि 99% का 99% लोग फर्दर ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी बस की बात नहीं है, उनको मार्केट समझ आती नहीं है, उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल समझ नहीं आते। जैसे कि डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो खुद एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि मार्केट अपने को समझ नहीं आती, इंस्ट्रूमेंट्स अपने को समझ नहीं आते, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग अपने को वैसी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं मीडिया चैनल्स पे या सोशल मीडिया चैनल्स पे, जैसे यूट्यूब वगैरह, या लेट अस से व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने होते हैं उनके अपने नेटवर्क के,
या कोई उनका दोस्त जो उनको लगता है कि उसको बहुत कुछ आता है, हालांकि वो जो दोस्त है जो उसको बहुत कुछ आता है, जो उनको लगता है वो भी इसी 99% का आदमी है, या ब्रोकर्स या बैंकर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनको ज्यादा आता है। या इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज सही है, जिसको हम पीएमएस का नाम देते हैं। कायदे से ये जो 99% के 99% जो लोग हैं ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनको कुछ आता नहीं है, और इनके लिए तो वार्निंग मैं बार बार दे रहा हूं कि इनको मार्केट में अगर समझ इन्होंने खुद ना ली तो ये लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनका रिटर्न नहीं बनेगा, इनके पोर्टफोलियोज रेड में हो जाएंगे। और ये बार बार लगातार मैं कहता आ रहा हूं। इसमें हालांकि दो बड़े कॉमन सवाल आते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता है, और उसका जवाब मैंने कई बार दिया है, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस को आप एक बार YouTube चैनल पे, मेरे अमन चुग सीए चैनल पे आप देख लें, क्योंकि वो बहुत पैशनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो मिथ है उसके ऊपर मैंने बार बार कवरेज करने की कोशिश करी है। अब इसी में जो 99% जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, उसका जो रिमेनिंग 1% ऑफ द 99% लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि उनको मार्केट आती है। अब ये लगना भी एक अच्छा मिथ है, क्योंकि इनको क्यों लगता है? क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको मार्केट आती है क्योंकि वो 15-20 साल से मार्केट में जुड़े हुए हैं। यानी कि वो कहते हैं हमने कई पीक्स देखे, हमने कई बॉटम्स देखे, हमें मार्केट समझ आती है, हमें मार्केट मत समझाओ। मिसकंसेप्शन है, मिथ है उनकी। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे वो मेजरली फाइनेंशियल एनालिसिस करना जानते हैं, रेशियो एनालिसिस करना जानते हैं। और इनमें से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीएमएज हैं, एमबीए फाइनेंस हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंस पढ़ रखा और उनको लगता है कि उनको बैलेंस शीट एनालिसिस आता है, एंड जिसके नाम पे वो कहते हैं हमें फंडामेंटल एनालिसिस आता है। और तीसरे कैटेगरी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि उनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ छुटपुट कोर्स कर रखे हैं, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया चैनल्स पे कुछ ना कुछ टेक्निकल चार्ट्स के इंडिकेटर्स देख रखे हैं। आज मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, आज मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस वाले मिस्टेक या मिथ्स या मिसकंसेप्शंस में जीने वाले लोगों के लिए। बट ऑब्वियस है, जो 99% जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसका जो 99% चंक है, उनके लिए तो मैं कई बार बोलता रह रहा हूं कि समझ लो मार्केट को, नहीं तो पोर्टफोलियोज रेड में हो जाएंगे। क्योंकि कब तक आप एक्सक्यूज देते रहेंगे कि यार हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, और कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे उन लोगों के ऊपर जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो अपना आपका पैसा कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पे उनको तो इंसेंटिव मिल रहा है, उनको तो प्रमोशनें मिल रही हैं, उनको तो कमीशनें मिल रही हैं, मगर आपका उद्धार नहीं हो रहा। ये तो शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऐसी ट्रेजेक्टरी पे है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न बन रहा था। मगर ये हमेशा हर बार नहीं होएगा, जिसके लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि यहां से इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही है, और इसके ऊपर मैं यहां पे आज चर्चा नहीं करना चाहता। एंड सिमिलरली जो 99% के अलावा जो 1% लोग हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें कई सालों से मार्केट आती है, 15-20 साल हो गए हैं, उसके बारे में मैंने कुछ कभी जिक्र किया हुआ है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है, मगर पॉइंट यह है आना और समझना में बहुत फर्क है। मगर मैं उसके ऊपर भी आज जिक्र नहीं कर रहा। आज मेरा मूड है बात करने का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोगों के ऊपर। अभी जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, कायदे से वाकई में नॉलेज एनहांसमेंट टूल है, बहुत बढ़िया रिसर्च कर सकते हो आप। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब दो तरीके से हो सकता है। एक, जिस कंपनी में आपको पैसा लगाना है, यानी कि जिस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, यानी कि उसका आप बैलेंस शीट एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, उसके अंदर कितना एफआईआई का पैसा है, या उसके अंदर क्या क्या मैनेजमेंट का विजन है, या उसके बोर्ड पे कौन कौन है, या उनकी रेशियोज क्या क्या हैं, या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो समझने के बाद, यानी कंपनी एनालिसिस करने के बाद, फिर उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस, यानी कि वो जो कंपनी है वो जिस इंडस्ट्री में फॉल करती है, उस इंडस्ट्री में क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, उस इंडस्ट्री के अलाइंड जो हैपनिंग्स हो रहे हैं उसमें वो कंपनी फॉल करती या नहीं करती, उस इंडस्ट्री के ऊपर विजन है या नहीं है गवर्नमेंट का। और फिर इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद फिर ओवरऑल सेक्टोरल एनालिसिस। से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑटो कंपनी की बात कर रहे हैं तो सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। अगर हम कोई आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री आईटी और सेक्टर सर्विसेज हो गया, यानी कि सेक्टोरल एनालिसिस फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस के बाद
इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि जिस इकोनॉमी में आप पैसा लगा रहे हैं, जिस शेयर में आप लगा रहे हैं, उस शेयर की जो कंपनी है वो किस इकोनॉमी में फॉल करती है, यानी कि उस इकोनॉमी का एनालिसिस। और फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी का एनालिसिस, क्योंकि वो जो इकोनॉमी है वो भी वर्ल्ड की कई इकोनॉमीज के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ट्रेड के कारण, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण, वगैरह वगैरह। इसी को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि कंपनी एनालिसिस से होते हुए आप इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस से होते हुए आप सेक्टोरल एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस से होते हुए अपनी इकोनॉमी का एनालिसिस, और अपनी इकोनॉमी से होते हुए वर्ल्ड की इकोनॉमी जिसके ऊपर हम इंटरडिपेंडेंट हैं। वैसा वर्सा भी बात करते हैं हम, इसको ऐसा भी जानते हैं, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच। यानी टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हम पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी की दशा और दिशा को समझते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमी का जो प्रभाव है, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कैसा रहेगा, या जिस कंपनी में आप लगाना चाहते हैं, जिस शेयर में या जिस इंस्ट्रूमेंट में आप लगाना चाहते हैं, वो कंपनी किस इकोनॉमी में फॉल करती है, यानी कि उसका इकोनॉमी का एनालिसिस। फिर उस इकोनॉमी के एनालिसिस से फिर आता है जिस कंपनी में आप लगाना चाहते हैं वो कौन से सेक्टर में फॉल करती है, यानी कि उस सेक्टोरल को एनालिसिस। फिर सेक्टर के बाद जिस कंपनी में हम लगाना चाहते हैं उसका इंडस्ट्री एनालिसिस, और फिर इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद वाकई में जिस कंपनी में लगाना चाहते हैं उसका खुद का एनालिसिस। बट ऑब्वियस है, जहां मैं ये शेयर की बात कर रहा हूं, वैसे आप बॉन्ड के ऊपर भी ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि फर्क सिर्फ क्या होगा, बॉन्ड में आप अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे साथ में इकोनॉमिक पैरामीटर्स को और डेप्थ में समझना पड़ेगा, जिसमें यील्ड या यील्ड के फंक्शंस या प्रभाव करने वाले कई और फैक्टर, जिसके ऊपर हमने बॉन्ड्स के ऊपर भी कई तरह की मिथ्स एंड मिस्टेक्स को कवर किया हुआ है। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड कहां लगाएगा, इक्विटीज में और बॉन्ड्स में। यानी कि इसका मतलब ये, म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको हर वो इक्विटी जहां पे म्यूचुअल फंड लगा रहा है उसका अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना चाहिए। सिमिलरली हर वो डेट इंस्ट्रूमेंट जहां पे वो म्यूचुअल फंड लगा रहा है, हर वो कंपनी का या हर वो गवर्नमेंट का या इकोनॉमी का, वहां का बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट का भी पूरा डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे मेरा इशारा कि इतना डेप्थ एनालिसिस तो कोई नहीं करता होगा। एंड आई एम श्योर अगर मेरे कुछ जानकार लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड आपको लगता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप इतना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करके एनालिसिस करते हैं क्या? क्योंकि जब तक आप ये पूरा एनालिसिस खुद करेंगे तब तक उसका जो प्राइस है वो मूव कर चुका होगा, यानी कि जो मार्केट है वो ऑलरेडी अपना इंपैक्ट दिखा चुकी होगी। इसका मतलब ये, हम इतना इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते, जिसके लिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं। और शॉर्टकट में सबसे कॉमन शॉर्टकट है कि हम उस कंपनी में जहां पे पैसा लगाना है उसका बस फाइनेंशियल्स देख लो और फाइनेंशियल्स की रेशियोज निकाल लो और कुछ पीई कर लो और कुछ पीबी कर लो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और ऐसी कई छुटपुट जो बातें हैं वो हम करके हम अपने मन को दिलासा देते हैं कि मैंने इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। कायदे से इसमें थोड़ा और फर्दर चले आते हैं तो प्रेजेंट पीई की जगह हम फॉरवर्ड पीई रेशियो निकाल लेते हैं। मैं उसके ऊपर आज जिक्र नहीं कर रहा, मगर कहने का आज के एपिसोड में पर्पस ये है कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस का एक पोर्शन जो कर रहे हैं वो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत छोटा पोर्शन है। और ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम नहीं कर रहे, और कर तो सकते ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नॉलेज तो आपकी वाकई में बढ़ेगी, यानी करना चाहिए नॉलेज के लिए। मगर अगर आप इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे या मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तब तक तो इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाएगी, इकोनॉमी में कोई और डाटा आ जाएगा, कोई और इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाएगा, कोई इकोनॉमी में बूम हो जाएगा, कभी रशिया यूक्रेन के ऊपर कर देगा, जब तक आपका एनालिसिस कंप्लीट होगा तब तक चाइना ताइवान के ऊपर कर देगा। तो ऐसे तो आप एनालिसिस कभी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही होगी। सिमिलरली इकोनॉमिक पॉलिसीज उस देश में भी चेंज हो रही होगी, सिमिलरली उस सेक्टर का भी चेंजेस आ रहे होंगे, कुछ इंडस्ट्री के चेंजेस आ रहे होंगे और कुछ कंपनी के चेंजेस आ रहे होंगे। यानी कि जब तक आप ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब तक तो आप लेट हो चुके होंगे। और जो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे आप जो मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम पे जो आप मिस्टेक कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के तहत, या आप में से कई लोग जो किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी में शेयर में पैसा लगाता है, जो कि कहता है मैंने इसका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस कर रखा है और वो EBITDA इतना है, EPS इतना है, PE इतना है, वगैरह वगैरह, ऐसी जो बातें करता है, दूर रहिए। क्योंकि पॉइंट ये है, पैसा आपका उसके फंडामेंटल एनालिसिस के कारण नहीं बन रहा,
पैसा बाय चांस इसलिए बन रहा है क्योंकि या तो वर्ल्ड में इतनी लिक्विडिटी छापी गई कि सारे घोड़े गधे चल पड़े, या वो कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि हिंदुस्तान डूबे तो वो ऐसा शेयर है, तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री के कारण, ना कि उस स्टडी के कारण, इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री के कारण वो कंपनी का भी शेयर चल पड़ा होगा। मगर यहां पे याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी आपको राइट प्राइस ऑफ बाइंग, मैं पीक और बॉटम की बात नहीं कर रहा, मगर रेंज ऑफ बाइंग प्राइस की बात कर रहा हूं या रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, वो कभी भी आपको इंडिकेशन नहीं देता है। और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट कि वाकई में आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी के कहने के कारण पैसा लगा रहे हैं जो कहता है कि फंडामेंटल एनालिसिस मैं कर रहा हूं, उससे सवाल करके देखिए, ताकि आप ये मिथ, ये मिसकंसेप्शन से होने वाली जो मिस्टेक है, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस की जो मिस्टेक है, उससे आप दूर रहेंगे। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद भी आपको यह समझ आया होगा कि एक और नई तरह की मिथ, मिसकंसेप्शन से होने वाली जो मिस्टेक है फंडामेंटल एनालिसिस, वो शायद आपके जहन से थोड़ी कम हुई होगी। आइडली ये जो सीरीज है पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें कोशिश ये है कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे वेल विशर्स वही चीजें कहते हैं कि ये मत करना, ये मत करना, जो कि उनको लगता है कि कभी भी ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि क्या करना है और कैसे करना है, जैसे से हम बड़े होंगे, मैच्योर्ड होंगे, हम खुद समझ जाएंगे। मगर फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला एरिया है जो हमारे बड़े होने से नहीं समझ आएगा। इसमें तो आपको घुस के एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, और वो भी वहां से जहां से मार्केट्स समझ आती हो कि पैदा कहां से हुई और शुरू कहां से हुई। जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार एपिसोड 6 देखो, जहां से आपको समझ आएगा कि मार्केट शुरू कहां से होती है। आप हमारे साथ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में अगर जुड़ेंगे 6 महीने के लिए, स्पेशली जो गोल्ड वर्जन है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको मस्त समझ आएगी कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, और उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये जो एपिसोड है, ये हम हर सैटरडे को हम अपलोड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार है, जय हिंद।